नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों बाद वापस हम अपनी इस सीरीज़ की तरफ लौट के आ रहे हैं जिसका नाम है मेडिवल हिस्ट्री, मतलब मध्यकालीन भारत। इस मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी और बीच में कुछ समय के लिए एक लंबा गैप आया है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो और इस सीरीज़ को लेते हुए और बात करते हैं हम मध्यकालीन भारत की। तो जब हम किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं तो उसके बारे में हमें पहले पूरा टाइमलाइन मालूम होना चाहिए। तो मैं अभी आपके स्क्रीन पर एक पूरा मेडिवल हिस्ट्री, जो मुख्य मेडिवल हिस्ट्री है, क्योंकि मेडिवल तो मध्यकाल मतलब मध्य भारत में अलग चल रहा था, नॉर्थ की बात करें वहाँ अलग चल रहा था, साउथ की बात करें वहाँ तो अलग चल रहा था। लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे नॉर्थ और जो मिड इंडिया है इसके क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। साउथ के क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं। साउथ में एक दो राजा ही हैं जो ज़्यादा मुख्य रहे या उनके कुछ कार्य ऐसे मुख्य रहे उसको हम एक अलग वीडियो में देख लेंगे। तो हम लोग पहले टाइमलाइन देखने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पर टाइमलाइन आने वाला है। इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा। हमको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है हमको गुलाम वंश। जो गुलाम वंश है ये सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा इस पूरे मध्यकालीन भारत के कोर्स में। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका आप अगर समय देखना चाहें तो ये 1206 से करीब 1290 के बीच तक इनका पूरा कार्यकाल रहा। उसके बाद हम गुलाम वंश के बाद आएंगे और याद रखिएगा गुलाम वंश को मामुलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखते हैं तो खिलजी वंश है। तो जो खिलजी वंश है वो 1290 से लेकर 1320 तक है। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है वो 1320 से 1412 तक पाया जाता है। सैयद और लोधी वंश, ये बहुत कम समय के लिए ये वंश है, तो इन दोनों को एक साथ देखें तो करीब 14 से 1526 तक के बीच में ये पूरा रहा, क्योंकि इन दोनों में ये इनका कार्यकाल मिक्स है और इसमें से कुछ है ही नहीं खास पढ़ने के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम से आपके लिए आता हो। एक दो पॉइंट है वो हम देख लेंगे। फिर आता है बात, इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण दो वंश, बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। एक आपका गुलाम वंश और एक आपका मुगल काल। ये दो जो वंश हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुगल जो है वो 1526 से 1857 तक का मौजूद है, क्योंकि 1857 में आखिरी मुगल वंश तक रहे। उसके बाद जो हमारी हिस्ट्री है वो मॉडर्न की तरफ बढ़ जाती है और मॉडर्न में आ जाते हैं हमारे कौन, ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, और या फिर हम कहें विदेशी सल्तनत जो है उनका आना यहाँ पे शुरू हो जाता है। बीच में मराठास भी हैं जो कि 1674 से 1819 तक रहा है, क्योंकि ये बीच का समय काल रहा है। ये कोई इनका स्पेसिफिक टाइम नहीं था, बीच में घुसे हुए थे, तो इसलिए इसको साइड कर दिया है उस टाइमलाइन से। लेकिन है ये इसी बीच में अपने आप को दर्शाएंगे, अपने आप का जो इफेक्ट है वो बीच में डालेंगे। कुछ युद्ध हैं, बड़े बड़े युद्ध थे जिनमें मराठास का योगदान रहा है या फिर मराठास उन युद्ध में रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा पूरा टाइमलाइन। इस टाइमलाइन में आपको एक दो बातें और याद रखनी है कि इसको जो ये कहा प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि जो दिल्ली सल्तनत है, देखिए शब्दों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा मध्यकालीन भारत, फिर हमने सारे वंश पढ़े। अब इसमें एक प्रश्न आ जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत है वो समय काल क्या रहा, या दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि 1206 से लेकर, याद रखिएगा 1206 से लेकर 1526, यानी कि अगर हम बात करें इस टाइमलाइन की तो हमारे सैयद और लोधी वंश तक जो पूरे राज्य रहे, इन सभी वंशों को मिलाकर हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। मतलब 1526 के बाद का जो काल है उसको हम दिल्ली सल्तनत नहीं कहेंगे। तो 1206 से लेकर कहाँ तक, 1526 तक का ये दिल्ली सल्तनत काल कहलाता है। और अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत ही पढ़ रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई टाइमलाइन की। अब आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने गुलाम वंश शुरू कर दिया था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बारे में हम देख चुके थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के मुख्य बिंदुओं को हमने पढ़ लिया था अच्छे से, क्या क्या उनका पूरा कार्यकाल रहा, कैसे क्या उनका रहा। उसके बाद हम उनको अब आगे बढ़ना है। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश के माफ़ करिएगा, ऐबक की कुछ चीज़ें अभी भी फिर से रिपीट छोटा सा कर देता हूँ कि सबसे पहले तो संस्थापक रहे हैं, पहली चीज़ सबसे महत्वपूर्ण बिंदा था। कुतुब मीनार की शुरुआत उनके द्वारा कराई गई थी, उनको लाल बख्श कहा जाता है। तो कुछ दो चार पॉइंट थे वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए उसके बाद आता है गुलाम वंश के आगे बात करते हैं। तो अगले जो उनके राजा आए वो थे आराम शाह। देखिए आराम शाह जो हैं उनके बारे में बहुत कुछ है नहीं, तो हमको उसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। दो तीन बिंदु हैं। एक बात याद रखिएगा, कहानी की तरह तब याद रखेंगे तो सब याद रहेगा, वरना भूल जाएंगे। तो
अगले जो आते हैं वो हैं आराम शाह। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनके पुत्र थे। इल्तुतमिश ने इनकी हत्या कर दी थी। ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में याद करने के लिए, तो याद करिएगा कि अगले जो राजा रहे वो आपके आराम शाह रहे और आराम शाह को इल्तुतमिश ने मरवा दिया था। कुछ खास इनके बारे में है नहीं। और ये किसके गुलाम कहे जाते हैं? ये ऐबक के गुलाम कहे जाते हैं, क्योंकि नाम ही है गुलाम वंश, गुलाम चला आ रहे थे इसलिए। तो इनके बारे में कुछ नहीं, बस नाम याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगले जो राजा रहे उनका नाम था आराम शाह। आराम शाह के बाद जो आते हैं वो हैं हमारे इल्तुतमिश। और याद रखिएगा अगर हम बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश में केवल 3 संस्थापक महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ ही लिया है। अगले जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है वो है इल्तुतमिश, क्योंकि इनके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट, कि इल्तुतमिश जो था, आपने ऐबक के बारे में एक मैंने बिंदु बताया था कि उसने अपने लिए एक उपाधि नहीं ली थी। वो उपाधि कौन सी नहीं ली थी? तो याद रखिएगा, इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था। किसने? ऐबक ने। लेकिन पहला राजा उसके बाद जो आया, जो कि इल्तुतमिश था, क्योंकि आराम शाह को समय ही नहीं मिला। आराम शाह जब तक कुछ राज्य करता, कुछ अपने लिए करता, जब तक उसने, तब तक उसका तो काम ही खत्म हो गया। उसके बाद आए जो इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने खलीफाओं से जाकर अपने आप को किसकी उपाधि दिलवा दी थी? सुल्तान की उपाधि दिलवा दी थी। तो ये पहला ऐसा शासक था, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो ये अपनी राजधानी दिल्ली लेकर आ गया था। ये आपको याद रखना है कि अब जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो दिल्ली क्यों बोला जाता है? क्योंकि दिल्ली राजधानी बनने वाली है अब। तो दिल्ली प्रथम राजधानी जो पहली बार लेके आने वाला है वो इल्तुतमिश लेके आने वाला है। उसने अपनी राजधानी किसको घोषित किया था? याद रखिएगा, उसने अपनी राजधानी दिल्ली को घोषित किया था। अगले पॉइंट तरफ बढ़ते हैं। तो इसने एक प्रथा चलवाई थी जो कि थी इक्ता प्रथा। ये महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि इक्ता प्रथा किसने चलवाई थी। तो याद रखिएगा, जो इक्ता प्रथा है वो इल्तुतमिश ने चलवाई थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्चुअल में इक्ता प्रथा क्या है, तो छोटा सा याद रखिएगा कि यहाँ पर तनख्वाह जो है वो भूमि के रूप में दी जाने लगी थी। तो ये छोटी सी चीज़ें आपको याद रखने वाली बात है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा आने वाला है वो है आपकी तुर्कान ए चहलगानी। देखिए, तुर्कान ए चहलगानी डायरेक्टली पेपर में कम पूछा गया है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कहानी को पूरा करने में एक टुकड़ा है। क्योंकि ये होता क्या था, पहले फटाफट समझ लेते हैं। तो जो तुर्कान ए चहलगानी है वो 40 सरदारों का समूह था। देखिए, इतना बड़ा राज्य था, तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि 40 सरदारों को चुना, उनको हर क्षेत्र में उनको भेजा और उनसे कहा कि भाई वहाँ पर आप शासन करिए। मेन कौन रहेगा? राजा रहेगा। लेकिन उसने अपने 40 सरदारों को अलग अलग जगह पर नियुक्त कर दिया ताकि आप वहाँ पर चीज़ें जो है उनको संभाल के रखो। कहीं समस्या आएगी तो मेरे पास लेके आना। बाकी टैक्स लेना हो, कोई भी काम करने हो, हर चीज़ के लिए कौन बिठा दिए? 40 सरदार बिठा दिए। इन्हीं 40 सरदारों में से आगे जाके एक शासक बनने वाला है। इसलिए याद रखिएगा कि जो तुर्कान चहलगानी सिस्टम है वो इल्तुतमिश के टाइम पर चालू हुआ था। ये महत्वपूर्ण एक और बिंदु आ रहा है। देखिए, मैंने रेड से लगा भी रखा है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मुंह से बोल भी दे रहा हूँ अगर आपको यहाँ पे ना उतना दिख रहा हो तो। अगला जो है वो है अरबी सिक्के चलवाए। प्रश्न पूछे गए हैं कई बार पेपरों में कि जो अरबी सिक्के हैं वो किसने चलवाए, और उनका नाम है, याद रखिएगा, कि चांदी का जो टाका था वो इसने चलवाया था, और जो तांबा था, वो जीतल का जो तांबा था वो इल्तुतमिश के काल में चले थे। तो ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, कई बार पेपरों में पूछा गया। अगला जो देखते हैं, जो कुतुब मीनार थी, कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय में करवाई थी, लेकिन वो उसको पूरा नहीं करवा पाया था। उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो मर चुका था। तो आगे इसको कंप्लीट किसने करवाया? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किसने शुरुआत करवाई, फिर पूछा जाता है कि किसने इसको कंप्लीट करवाया, और आगे मरम्मत की बात भी आएगी तो हम उसके समय में देखेंगे। तो याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का जो कार्य है वो पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। पूरी जो बनने की बात है वो किसकी है? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार कंप्लीट करवाई थी। एक बंदगन चीज़ है, ये भी कई बार पेपरों में देखी गई है कि बंदगन के बारे में पूछा गया है कि जो बंदगन है वो किसके समय की चीज़ है। तो याद रखिएगा कि बंदगन पहले होता क्या है, तो फटाफट समझते हैं। तो देखिए, बंदगन का मतलब था गुलाम।
ये जो गुलाम थे ये इस प्रकार के गुलाम थे। देखिए गुलाम दो प्रकार के माने जाते हैं। एक गुलाम होता है जिसको हम कहेंगे, जिसको हम नौकर कह देते हैं, कि आप उससे कोई भी काम करा सकते हैं, आप जो कहोगे वो वैसा काम करेगा। या फिर हम इसको अगर समझना चाहें कि पहले के लोग गुलाम का मतलब ये है कि भाई तू झाड़ू भी मार ले, तू पोछा भी मार ले, तू सब काम कर ले, वो गुलाम होता था। एक गुलाम और होते हैं जो गुलाम का मतलब होता है कि वो आपके कार्य ही करेंगे, लेकिन उनका काम ये नहीं है कि वो सफाई करें, धुलाई करें, ये काम नहीं, वो आपके लिए जान भी दे सकते हैं, वो उस प्रकार के गुलाम हैं। तो ये वो वाले गुलाम हैं जो बंदगन के नाम से जाने जाते थे, और ये ट्रेंड होते थे स्पेशली किसके लिए, आर्मी में ले जाने के लिए, लड़ाई वड़ाई करवाने के लिए ये ट्रेंड हुआ करते। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन, बंदगन सिस्टम याद रखना है। दूसरा एक और कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो मंगोल शासक था चंगेज खान, वो किसके काल में उसने भारत पे आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा कि वो हमारा इल्तुतमिश है, उसके कार्यकाल में आए थे और उस काल में इसने आके क्या किया था, आक्रमण किया था। यहाँ पर हम आज वीडियो को समाप्त करेंगे। अब ये हमारा जो गुलाम वंश है इसमें हमने अति महत्वपूर्ण 2 शासक और कुल 3 शासक हमने देख लिए हैं, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लिया है, दूसरा हमने आराम शाह को देखा है, और आज हमने बहुत महत्वपूर्ण इल्तुतमिश को देखा है, जिसके हमने महत्वपूर्ण बिंदु देखे हैं। किसी जगह पे भी अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये सीरीज़ बहुत जल्दी कंटिन्यू करते करते इसे ख़त्म करना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों को लगता है कि सर हम डायरेक्टली मॉडर्न पढ़ लेंगे और मार्क्स ले आएंगे। तो देखिए याद रखिएगा, सारी कहानी है, हिस्ट्री एक कहानी है। अगर आपने कहानी एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। अगर आपने राजा रानी समझानी और कहानी ख़त्म कर दी मरने के बाद, तो कहानी आपकी कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा। ये आपके आने वाले, चाहे आप लेखपाल की बात करें, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की बाकी कोई भी एग्ज़ाम आने वाले उनकी बात करें, केवीएस की बात करें, सुपर टेट की बात करें, इन सभी एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस की बात करें, एसएससी सीएचएसएल में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ढंग से सीएचएसएल जो होता है 10+2 एसएससी होता है, उसमें ढंग से मेडिवल पूछी जाती है, मॉडर्न से ज़्यादा मेडिवल पूछी जाती है वहाँ पर। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको फटाफट नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो सही चल रही है, कंटेंट सही मिल रहा है, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुँचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।